आज की कहानी का शीर्षक है आईना। सामान से लदी फदी घर पहुंची तो मैंने बरामदे में मम्मी को इंतजार करते पाया। अरे मम्मी, आप कब आई? ना फोन ना कोई खबर। अचानक ही प्रोग्राम बन गया। रामू, रामू जरा चाय बनाना। तुम्हारे नौकर तो बहुत ट्रेंड है। मेरे आते ही चाय पानी सब बड़ी स्मार्टली करा दिया। मैंने प्रशंसा से मम्मी की ओर देखा। बादामी रंग पर हल्के सतरंगी फूलों वाली साड़ी उनके गोरे तन पर फब रही थी। ड्राइवर सामान मेज पर रखकर चला गया। मम्मी, मैं बाजार से यह सामान लाई हूँ, आप देखिए, मैं ज़रा हाथ मुँह धोकर आती हूँ, कहती हुई मैं बाथरूम चली गई। हाँ हाँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ। मैं हाथ मुँह धोकर आई तो मैंने देखा मेरे आने तक रामू मम्मी के सामने चाय के साथ साथ पकौड़ियों की प्लेट भी लगा चुका था। मुझे देखते ही मम्मी बोली, गरिमा, साड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये इतने सारे छोटे छोटे बाबा सूट किसके लिए लाई हो? मम्मी पूछ तो मुझसे रही थी, पर उनकी नज़र हाथ में पड़ी सोने की पतली चेन का निरीक्षण कर रही थी। इतने सारे कहाँ मम्मी, सिर्फ 5 सेट कपड़े हैं। भैरवी का बेटा हुआ है ना, उसी के लिए लाई हूँ। अरे हाँ, याद आया, मैसेज तो आया था, मैंने भी बधाई का लेटर भेज दिया था। अच्छा क्या मम्मी, भैरवी को अच्छा लगा होगा। मैं भैरवी के घर जाने की ही तैयारी कर रही हूँ, परसों संडे है। चलो अच्छा है, आदर्श से भी मुलाकात हो जाएगी। मुझे भी कल मॉर्निंग में ही वापसी निकलना है। अरे ऐसी क्या जल्दी है, हम लोग अपना प्रोग्राम थोड़ा बदल लेंगे। भैरवी के घर पहुँचने में सिर्फ 4 घंटे ही तो लगते हैं, और फिर अपनी गाड़ी में जाना है, जब चाहे निकल लेंगे। इतने दिनों बाद तो आप आई हैं। पकौड़े खाते हुए मैं बोली, नहीं भाई, मेरा प्रोग्राम तो एकदम डेफिनेट है। ठीक है, 7 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठंडे में कानपुर पहुँच जाएंगे। हम लोग यानी आपके साथ और भी कोई आया है? हमारी महिला समिति को मेरठ में एक इंक्वायरी करनी थी। तुम यहाँ पोस्टेड हो, और मेरी सहेली सुलभा देशमुख की बेटी भी इसी झांसी में मेरिट में है। 2 मेंबर्स की टीम आनी थी। अच्छा चांस था, बस हम दोनों तैयार हो गए। रास्ते में इंक्वायरी का काम निपटाया। आज का दिन और एक रात अपनी अपनी बेटियों के साथ बिताएंगे, और कल इवनिंग में 5 बजे समिति की मीटिंग में अपनी जांच रिपोर्ट दे देंगे। अब समिति की गाड़ी तो आनी ही थी, सो बिना खर्चे के बच्चों से मिलना हो गया। कहती हुई मम्मी खिलखिलाकर हंस पड़ी। चाय का स्वाद अचानक मेरे मुंह में कसैला हो गया, जाने क्यों। मम्मी का यह व्यवहारिक रूप मुझे कभी रास नहीं आया था। मैं मम्मी से मतलब निकालने की कला नहीं सीख सकी थी। केवल यही क्यों, मैं तो मम्मी से कुछ भी नहीं पा सकी थी। मैंने अपने पिता की छवि पाई थी, केवल रंग रूप में ही नहीं, स्वभाव भी मुझे पिता का ही मिला था। बचपन से ही मैं डरपोक, शांति प्रिय, एकांत प्रेमी और पढ़ाकू। उसी शाख पर खिले दूसरे 2 सुंदर फूल मम्मी की प्रतिछाया थे। मम्मी का सारा प्यार उन पर निछावर हो गया। बचपन में मम्मी की सहेलियां जब भी घर आती, मम्मी मुझे हमेशा रसोई में घुसा देती। सारी मेहनत मैं करती, किंतु ट्रे में सजा कर ले जाने का काम हमेशा मेरी अनुजा ग्लोरी का ही होता। उम्र के साथ साथ मैंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया, ग्लोरी मेरी अनुजा का यह नाम भी मम्मी का रखा हुआ था। ग्लोरी मेरी सगी बहन है, किंतु वह मम्मी की कार्बन कॉपी। अधिकार से अपनी बात मनवाना और हर जगह छा जाना उसकी फितरत में। गरिमा, गरिमा, मम्मी के बाद से मैं वापस वर्तमान में आ गई। अरे क्या सोचने लगी थी? बैठे बैठे सपनों में खो जाने की तेरी आदत अभी गई नहीं? इतनी देर से पूछ रही, कुछ बोलती क्यों नहीं? जी क्या पूछ रही थी मम्मी? यह गुलाबी साड़ी कितने रुपए की है? मैं ग्लोरी के घर जाने वाली हूँ, सोच रही हूँ यह गुलाबी साड़ी ग्लोरी पर अच्छी लगेगी, उसे दे। ग्लोरी पर तो सारे रंग अच्छे लगते हैं। ये साड़ियाँ तो मैं भैरवी के लिए लाई हूँ, अपने लिए लाई होती तो मैं ज़रूर दे देती। गरिमा को समझ आ गया था कि ग्लोरी का घर भी मम्मी की वजह से टूटा था, इसलिए वह अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश करने लगी। क्या ये सब मतलब ये सारा सामान तुम भैरवी को देने के लिए लाई? हाँ मम्मी, भैरवी की पहली संतान को आशीर्वाद देने जा रहे हैं हम लोग। अरे तू होश में तो है? इतने सारे कपड़े, 5 साड़ियाँ, रजाई, गद्दा, चादर, खिलौने, क्या तू उसका पूरा ठेका तूने ले रखा है? और ज़रा सा बच्चा सोने की चैन का क्या करेगा? मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? भैरवी की ये पहली संतान है। कैसा क्या? तेरे भले की बात कर रही हूँ। पहला बच्चा है तो क्या कोई अपना घर उजाड़ कर सामान देता है किसी को? छोड़ी मम्मी, जो आ गया सो आ गया, कहकर मैंने उसे अप्रिय प्रसंग को खत्म करना चाहा। छोड़ी कैसे? तुम फिजूल खर्ची छोड़ो और ऐसा करो, बहुत मन है तो बच्चे के कपड़ों के साथ एक साड़ी और मिठाई दे दो, बाकी सब वापस रख दो, हो जाएगा शगुन।
मम्मी, ग्लोरी के पहले बेटी होने पर लगभग इतना ही सामान भिजवाया था आपने। तब मैं ट्रेनिंग में ही थी, पैसों की भी तंगी थी, परंतु उस समय आपको यह सब फिजूल खर्ची नहीं लगी थी। ग्लोरी तेरी सगी बहन है, उसे दिया तो क्या सभी को बांटती फिरोगी? भैरवी कोई गैर नहीं है, मेरी सगी नंद है। जैसी ग्लोरी वैसी भैरवी। बहन और ननद में कोई फर्क नहीं है क्या? मम्मी ने गुस्से में कहा। नहीं, कोई फर्क नहीं है। एक को मेरी माँ ने जन्म दिया है, दूसरे को मेरी सासू माँ ने। एक ही प्यार का नाता है। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, कोई फर्क नहीं दिखता। वैसे फर्क तो है मम्मी, चलो तुम्हारी समझ में आया तो। भावना और परवरिश में फ़र्क है। अभी मैंने अपनी बात स्पष्ट करनी शुरू की ही थी कि रामू अदब से सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैडम खाना लग गया है। खाना खाकर हम दोनों पलंग पर लेट गए। घर परिवार का हालचाल बताते बताते मम्मी अचानक बोल पड़ी, अरे गरिमा, जो सामान वापस करना है अपने ड्राइवर को बोल दो, वापस कर आएगा, नहीं तो तुम लोग 3 दिन के लिए चले जाओगे। इस दौरान शॉपकीपर का सामान का क्या पता बिक ही जाए। जब लेना नहीं है तो बेचारे का नुकसान क्यों कराया जाए। कौन सा सामान? अरे वही जो तुम भैरवी के लिए उठा लाई हो। मम्मी, क्यों वही बात पर फिर से शुरू हो रही हो? मतलब तुम सामान वापस नहीं कर रही हो? नहीं मम्मी, आप भला नहीं कर रही हैं, आप हमें स्वार्थी बनाने का प्रयास कर रही हैं। गरिमा, मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, मम्मी, मुझे मालूम है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है। इस विषय को मैंने हमेशा टालना चाहा है। जब तक बात मेरे तक थी मैंने कोई विरोध नहीं किया, अपने आप में सिमटती चली गई। लेकिन आपकी दखल का असर अब हमारी गृहस्थी में भी आने लगा है। ग्लोरी का बिखरता दाम्पत्य आपकी ऐसी सीखों का ही नतीजा है। अभी भी समय है मम्मी, खुद को रोक लीजिए। आपने जो समाज सुधार का बीड़ा उठा रखा है, फिर अपनी बेटियों का घर क्यों? मेरी बात बीच में काटते हुए मम्मी मेरा हाथ झटक कर बैठ गई और गुस्से में बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी फूल जैसी ग्लोरी को वे लोग सुखी नहीं रख रहे और उसके लिए दोषी मैं हूँ? मैं तुम लोगों को स्वार्थी बना रही हूँ? मैं तुम लोगों का भला नहीं चाहती? और तेरे साथ मैंने क्या किया जो तू चली गई? पढ़ा लिखा कर प्रशासनिक अधिकारी बना दिया, यही ना? आज सीढ़ियों बनी सब तरफ रोब झाड़ती घूम रही है। हमेशा की डरी सहमी रहने वाली लड़की आज माँ से ही जवाब सवाल कर रही है। मम्मी प्लीज़ शांत होकर मेरी बात। अच्छा, अभी भी सुनने को कुछ रह गया है क्या? प्लीज़ मम्मी, मुझे मालूम है आप हमारा बुरा नहीं चाहती, अपनी लाडली ग्लोरी का बुरा तो आप सोच भी नहीं सकती, किंतु अनजाने में ही आप भले के चक्कर में ऐसा कुछ कर जाती हैं जो आपके ना चाहते हुए भी आपके संतान का बुरा कर बैठता है। मेरे और ग्लोरी की सुखी भविष्य के लिए मेरी बात सुन। मम्मी को कुछ समझ में आ रही थी या फिर ग्लोरी की बिखरती गृहस्थी का संवारने की इच्छा से मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनकी नज़रों में क्या था। क्या कहना चाहती हो, बोलो। मैं दुविधा में थी। मम्मी अपलक मेरी ओर देख रही थी। थोड़ी देर हमारे बीच खामोशी पसरी, फिर मैंने बोलना शुरू किया। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालिएगा मम्मी। हाँ बोलो। मम्मी, अभी आपने मुझे बहन और नंद में फ़र्क करने की सलाह दी थी, जिसे मैंने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि निश्चल और निस्वार्थ प्यार क्या होता है मैंने अपनी शादी के बाद ही जाना है। पति का प्यार ही नहीं, माँ का प्यार, बहन का प्यार। अरे हम प्यार नहीं करते क्या? ज़रूर करती हैं, लेकिन ग्लोरी और भैया से कम। मैं बचपन से ही काली व मोटी जो रही हूँ। हाँ, लेकिन आप तीनों के व्यवहार में मेरी कुरूपता मुझ पर हावी होती गई। नतीजतन मैं हीन भावना से घिरती गई। किसी से बात करने का आत्मविश्वास मुझ में नहीं रहा। अरे कैसी बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अतीत की कसैली यादें मुझ पर हावी थी। मैं अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। मम्मी, याद है मैं जब हाई स्कूल में थी, स्कूल में हमारी फेयरवेल पार्टी थी। मैं बहुत उत्साहित थी। आपकी एक साड़ी मैंने उस खास मौके पर पहनने के लिए कई दिनों पहले से अलग निकाल रखी थी। उस दिन जब मैंने उसे पहनने के लिए निकाला तो ग्लोरी ने टोका था, दीदी तुम दूसरी साड़ी पहन लो, यह साड़ी मैं परसों पिकनिक में पहन कर जाऊंगी। नहीं, आज तो मैं यही साड़ी पहनूंगी। इतने दिनों से मैंने इसे तैयार करके रखा है, तुम्हें पहनना है तो तुम भी पहन लेना, मैं इसे गंदा नहीं करूंगी। दीदी तुम जो कुछ भी पहनती हो, कोई भी रंग तुम्हारे ऊपर खिलता तो है नहीं, बेकार की जिद मत करो। कहते हुए ग्लोरी ने साड़ी मेरे हाथ से ले ली थी। मैं खड़ी की खड़ी रह गई थी। मम्मी, आपके सामने ग्लोरी मुझे इस तरह अप्रिय शब्दों से अपमानित करके चली गई और आप कुछ नहीं बोली थी।
अरे तुम इतनी छोटी सी बात अब तक दिल से लगाए बैठी हो गरिमा। यह आपके लिए छोटी घटना होगी मम्मी, लेकिन उस दिन के बाद से मैंने कभी भी ग्लोरी और भैया की बराबरी नहीं की। मैं सबसे कटती चली गई अपने रंग रूप के कारण। जो आत्मविश्वास मैंने खो दिया था वह मुझे वापस मिला अपनी शादी के बाद। आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान मुझे आदर्श मिले, जो सिर्फ नाम के ही नहीं विचारों के भी आदर्श गए। ससुराल में सबने मेरा खुले मन से स्वागत किया। मेरा ससुराल सचमुच घर था, जहाँ सबको एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल था। मेरी छोटी छोटी बातों की तारीफ होती। मैं किसी को रुमाल भी ला कर देती तो वो लोग एकदम खिल जाते। वे कहीं भी जाते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते। तब मुझे अपने भाई बहन याद आते तो सिर्फ अधिकार से लेना गरिमा, वो तुमसे छोटे हैं। मम्मी, आपने हमेशा उनका पक्ष लिया इसलिए बेइज्जती हो है, लेकिन उसने मुझे सही अर्थों में छोटी बहन का प्यार दिया। प्यार शब्द का अर्थ मैंने इसी परिवार में आकर जाना है। प्यार में कोई लेन देन नहीं होता, बस प्यार होता है। बिना मेरी कमियों की तरफ इशारा किए भैरवी ने मेरे बालों का स्टाइल, मेरा पहनावा सब बदलवा दिया। मैं इस नए स्टाइल में काफ़ी स्मार्ट लगने लगी, जिससे मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिला। मैं भैरवी की आभारी हूँ। उसके लिए कुछ भी करने का मेरा मन करता है। जितना सामान मैं भैरवी को दे रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा ही वह मेरे बेटे के होने पर लाई थी। और ग्लोरी के लिए मैंने क्या नहीं किया और वह क्या लाई थी, आपने आपसे छिपा नहीं है। गरिमा, नहीं मम्मी, मुझे गलत मत समझिए। मैं नहीं चाहती कि ग्लोरी मुझे कुछ दे, लेकिन ग्लोरी का देना सिखाइए। उसकी सुखी गृहस्थी के लिए यह ज़रूरी। मुझे आज पता चला तुम अपने दिल में अंदर ही अंदर इतना कुछ छिपाए हुए थी। आज अचानक तुम्हारे दर्द की मेरा छोड़िए मम्मी, जो अकेला बीता वह मेरा बचपन था और वह बीत चुका है। मेरा वर्तमान खुशियों से भरा है। मेरा दाम्पत्य बहुत सुखी है और आज आपको अपनी गृहस्थी में दखल देने से पहले ही मैं रोक रही हूँ। बिखराव की पहली आहट पर ही विवेक का पहरा बिठा दिया है। ग्लोरी यही नहीं कर सकी। मतलब गरिमा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। मैं ग्लोरी के लिए बहुत चिंतित हूँ। मेरी छोटी बहन के प्रति उनका ममता उमड़ रही थी। ग्लोरी के लिए उनकी चिंतित होना बहुत ही स्वाभाविक था। अब उनकी आंखों में अपरिचित सा भाव दिखाई दे रहा था। अतीत चलचित्र सा मेरे मानस पटल पर उभर रहा था। परिवार की सबसे छोटी, सबसे लाडली बेटी ग्लोरी का हित मम्मी के लिए सदैव सर्वोपरि रहा है। पापा के गहरे मित्र ने अपने बड़े बेटे अक्षय का रिश्ता मेरे लिए भेजा था। दहेज विरोधी इतना संपन्न परिवार, उस पर प्रोबेशनरी अफसर लड़का, बस मम्मी की दुनियादारी का ज्ञान उनकी कोमल भावनाओं पर हावी हो गया और मम्मी ने यह रिश्ता ग्लोरी के लिए तय कर दिया। पापा के फास्ट फ्रेंड ने अपने बड़े बेटे अक्षय का रिश्ता मेरे लिए भेजा था। दहेज विरोधी इतना संपन्न परिवार, उस पर प्रोबेशनरी अफसर लड़का, बस मम्मी की दुनियादारी का ज्ञान उनकी कोमल भावनाओं पर हावी हो गया और मम्मी ने यह रिश्ता ग्लोरी के लिए तय कर लिया। पापा के अलावा और किसी ने कोई विरोध नहीं किया। हमेशा की तरह पापा झुक गए और बड़ी के कुंवारी रहते छोटी बेटी का ब्याह हो गया। ससुराल से लौटी ग्लोरी अपने कुंवारी बड़ी बहन की भावनाओं को समझे बिना अपने वैवाहिक जीवन के खट्टे मीठे अनुभव सुनाती रही। ग्लोरी की कोई गलती नहीं थी। उसने दूसरों की भावनाओं को समझना सीखा ही नहीं और ना ही उसे सिखाया गया। गरिमा, गरिमा, क्या कह रही हो तुम? एकदम चुप क्यों हो गई? मम्मी के टोकने से मैं फिर वर्तमान में आ गई। मम्मी, दूसरे की भावना को समझना हर ब्याही लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर एक को पापा जैसा सहनशील पति और परिवार नहीं मिलता। दूसरे की भावनाओं को समझे बिना ससुराल में कोई भी लड़की तालमेल नहीं बिठा सकती। अब से ही सही ग्लोरी को सही राह दिखाइए। मौन हुई मम्मी मेरी तरफ देख रही थी। शायद वे मेरी बातों की सच्चाई तोल रही। मम्मी, याद है आपको जब हम लोग पहली बार ग्लोरी के घर गए थे, कितनी दौड़ दौड़ कर वह सब काम कर रहे और कितनी खुश थी। लेकिन एकांत मिलते ही आपने उसे समझाया, ग्लोरी, सारा काम तुम ही करोगी क्या? अपनी ननद को भी करने दो और साड़ी के पल्ले को पिन से बालों में क्यों रोक रखा है? अरे पल्ला सिर से गिरता है तो गिरने दो। अभी से अपने पैर जमाना स्टार्ट करो, नहीं तो बहू के बजाय नौकरानी बनकर रह जाओ।
सिर हिलाते हुए मम्मी बोली, याद है, सब याद है, लेकिन लाख समझाने पर भी ग्लोरी कहाँ कुछ कर पाई। रोज़ रोज़ की खिटखिट से बेचारी परेशान रहती है, समझ में नहीं आता उसके लिए क्या करूँ। अक्षय है कि अलग रहने के लिए तैयार ही नहीं है। मम्मी के स्वर में ग्लोरी के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मम्मी, आपकी उस दिन की वह सलाह ग्लोरी के परिवार के बिखराव की पहली दस्तक थी, जिसकी आहट ग्लोरी नहीं सुन सकी थी। क्या? मम्मी, जब किसी परिवार में कोई बाहरी व्यक्ति दखल देने लगता है तो उसी पल उस परिवार का बिखराव तय हो जाता है। बाहरी? मैं ग्लोरी के लिए बाहरी व्यक्ति हो गई? हाँ मम्मी, यही कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार कीजिए। देखिए, ग्लोरी का घर परिवार वही है। ग्लोरी वहाँ रह रही है और वही बेहतर समझ सकती है उसे वहाँ कैसे रहना चाहिए, परंतु वह अपने विवेक से नहीं, आपके बताए रास्ते पर चलती है। इसलिए अपनी शादी के 4 साल बाद भी वह अपने परिवार को पूरी तरह अपना नहीं पाई है। कुछ पल के मौन के बाद मम्मी बोली तो उनकी आंखें नम हो आई थी। ग्लोरी बहुत भोली है, वह कुछ समझ नहीं पाती। मम्मी, आप उसका भला चाहती हैं तो उसे उसका हाल पर छोड़ दीजिए। अक्षय है ना उसे राह दिखाने के लिए। मम्मी, अक्षय अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह ग्लोरी को बहुत प्यार करता है। एक बार उसके हाल पर छोड़कर तो देखिए। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं तो उसका। कहते कहते गला भर आया था, उनकी आंखों से गर्म आंसू टपक रहे। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं तो उसका। मम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। मम्मी ने आगे बढ़कर मुझे सीने से लगाकर कहा, नहीं गरिमा, आज तुमने मुझे आईना दिखाया है। मैंने कभी इस नज़रिए से नहीं सोचा था। जाने कब हम माँ बेटी एक दूसरे से लिपटी आंसू बहाती रही, दिल के तार दिल से जुड़ते गए और उस खारे जल के साथ मन की परतों में छिपे सारे गिले शिकवे बह गए। अब मन का आईना धुलकर चांदी सा चमकने लगा था, मानो नव प्रभात के आगमन की सूचना दे रहा हो। मैंने मम्मी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से बोली, मम्मी, मुझे मालूम है मेरी बात आपको ठेस पहुंचा रही है। इस विषय को मैंने हमेशा टालना चाहा है।